गांव में चारों ओर अकाल की स्थिति बन गई है। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा दिनों तक रुकना ठीक नहीं होगा। काम की तलाश में गांव से बाहर जाना ही पड़ेगा। इसी सोच के साथ भोला काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो विजयपुर नामक गांव में पहुंचा। वहां ना तो उसके पास रहने का कोई ठिकाना था और ना ही कोई काम। वो काफी देर तक भटकता रहा और अंत में वो एक अमीर किसान सेठ लाला राम के पास जा पहुंचा। सेठ जी, मेरा नाम भोला है। मैं पास के गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। खेत की जमीन और तालाब सब कुछ सूख गए हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। देखो, मेरे पास काम तो है, पर वह काफी कठिन है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कर पाओगे। सेठ जी, आप काम की चिंता न करें। आप जो भी काम देंगे मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। अच्छा ठीक है भोला, तो सुन लो। मेरे पास कुल 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हारा काम होगा हर रोज इन सब का गोबर साफ करना और सुबह शाम नियम से उन्हें चारा पानी देना। काम भारी है, सोच लो। हाँ सेठ जी, काम भले ही मुश्किल हो, लेकिन मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 500 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? सेठ जी, आप काम के साथ 2 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ये काम मंजूर है। पर सेठ जी, एक छोटी सी विनती है। हाँ बोलो बोला, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपकी गौशाला में गायों के साथ रह सकता हूँ? मैं इस गांव में बिल्कुल नया हूँ और मेरे पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। भोला की बात सुनकर सेठ लाला राम ने कुछ देर सोचा। उन्होंने भोला को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले, ठीक है भोला, जब तक तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होता तुम गौशाला में ही रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। तब से भोला गौशाला को ही अपना घर मानकर काम में जुट गया। वो रोज सूरज उगने से पहले उठता, पूरी गौशाला की सफाई करता, गोबर निकालता और समय पर पशुओं को चारा पानी देता। भोला की ईमानदारी और मेहनत का असर दिखने लगा था। पशु अब पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और शांत रहने लगे थे। एक दिन सेठ लाला राम ने भोला को पास बुलाया और कहा, भोला, मैं तुम्हारा काम देख रहा हूँ। तुम जिस सफाई और प्यार से जानवरों का ख्याल रखते हो, उससे दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध देने लगी हैं। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाता हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। भोला ने पाई पाई जोड़कर एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली। उसी बचत से उसने गांव के किनारे एक छोटी सी रहने लायक कुटिया बनवा ली। अरे बाप रे, इतने सालों तक गौशाला में सोकर नाक से गोबर की गंध नहीं जाती थी। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन की नींद आएगी। अब भोला दिन भर सेठ जी के यहाँ काम करता, वहीं खाना खाता और रात को अपने घर सोने चला जाता। कई साल इसी तरह बीत गए और भोला के पास अब काफी धन जमा हो गया था। एक दिन भोला ने चिंता भरे स्वर में सेठ जी से कहा, सेठ जी, आजकल गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। मैंने मेहनत से जो पैसे जमा किए हैं वे घर में रखे हुए हैं। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई उन्हें चुरा न ले। मैं तो दिन भर आपके पास रहता हूँ और घर खाली पड़ा रहता है। भोला, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के नए नए किस्से सुनने को मिल रहे हैं। तुम्हारा घर दिन भर खाली रहता है तो खतरा तो है ही। सेठ जी कुछ देर सोच विचार करते रहे, फिर बोले, देखो भोला, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है। जमींदार जी के घर पर कड़ा पहरा रहता है और चोरी होने की संभावना न के बराबर है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। सेठ लाला राम की सलाह मानकर भोला सीधा जमींदार जी की हवेली पहुंचा। अरे रुको, ऐसे ही अंदर कैसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? जी, मेरा नाम भोला है। मैं सेठ लाला राम के यहाँ काम करता हूँ। मुझे जमींदार जी से मिलना है। हवेली के बाहर खड़े पहरेदारों को देखकर भोला को यकीन हो गया
कि उसके पैसे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। नमस्ते जमींदार जी, मैं भोला हूँ, सेठ लालाराम के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा भोला, बोलो क्या काम है? हुजूर, सालों की मेहनत से मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, पर गांव में बढ़ती चोरियों की वजह से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जमा पूंजी आपके पास रख दूँ। अच्छा भोला, तुम्हारे पास कितना पैसा है? जी, करीब 10,000 रुपये होंगे। मैंने आपकी ईमानदारी के बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए आप पर भरोसा करके आया हूँ। बिल्कुल सही सुना है तुमने। तुम्हारा पैसा यहाँ सुरक्षित रहेगा, तुम चिंता मत करो। लीजिए, पूरे 10,000 रुपए हैं। आप चाहें तो गिन सकते हैं। अरे भोला, गिनने की क्या जरूरत? तुम सेठ लालाराम के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद जमींदार जी। अब मुझे चोरों से कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा पैसा आपके पास सुरक्षित है। कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि तुम अपना पैसा मेरे पास रखने आए। भोला अपना धन जमींदार जी के पास रखकर घर लौटा। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन उसने सोचा, सेठ लालाराम जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कब तक दूसरों की नौकरी करूंगा। अब समय आ गया है कि खुद की थोड़ी जमीन लेकर खेती करूं, तभी मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा। जमींदार जी के पास रखे पैसे और अभी की बचत मिलाकर एक छोटा सा खेत आ जाएगा। यही सोचकर वो खुशी खुशी जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपको 10,000 रुपए संभालने के लिए दिए थे। अरे भाई साहब, कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे जमादार जी, मैं भोला हूँ। पिछले साल मैं आपके पास अपना पैसा जमा करके गया था, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास तो रोज कितने लोग पैसे जमा कराने आते जाते हैं। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यापार करता हूँ। किसने कितना पैसा दिया है और किसको कितना पैसा देना है, ये सब मेरा कागज पर लिखा हुआ होता है। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी की किस्से सुनकर मैंने आपको अपना पैसा जमा करने के लिए दिया था, और अब आप ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ भोला, मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे कागजात मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी के साथ पैसों का व्यापार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिखकर देना पड़ता है, सबूत के तौर पर। नहीं जमींदार जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। कृपया करके मुझे मेरा पैसा वापस दे दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से वह पैसा जमा किया था। मुझ गरीब पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। अरे ये क्या, मगरमच्छ के आंसू लगा रखे हैं? लगता है तुम मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ ठगी करने आए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार ने जोर से आवाज दी और अपने आदमी को बुलाया। फिर उन्हें आदेश दिया, इस ठगी आदमी को तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। इसने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। जमींदार के आदमी ने भोला को बहुत मारा और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। भोला दुखी होकर अपने घर लौट आया। जमींदार के आदमी से मार खाने के बाद भोला 1 हफ्ते से काम पर नहीं जा पाते हैं। इसी वजह से लालाराम खुद भोला से मिलने उसके घर आ जाते हैं। क्या बात है भोला, पिछले 1 हफ्ते से तुम काम पर नहीं आए? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ है? अरे सेठ जी, आपके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप खबर भिजवा देते तो मैं खुद आपके पास चला जाता। अरे कोई बात नहीं भाई, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी परेशानी से जूझ रहे हो। क्या बात है? सेठ जी, क्या बताऊं, मैंने पिछले साल जमींदार जी के पास अपना पैसा संभालने के लिए दिया था। आज हालत ये है कि वो मेरा पैसा लौटाने को तैयार नहीं। वो लोगों को ठग रहा है, और जब मैंने अपना पैसा मांगा तो उसने मुझे डंडे से मारा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। भोला, मुझे माफ करना। अगर मुझे पता होता कि जमींदार तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं तुम्हें कभी उसके पास जाने की सलाह नहीं देता। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा भला ही सोच रहे थे। आपको क्या पता था कि जमींदार ऐसा चालबाज आदमी निकलेगा। सेठ जी, मुझे तो लगता नहीं कि जमींदार अब मेरा पैसा वापस देगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा वापस लाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं मुखिया जी से बात करता हूँ। इसके बाद लालाराम भारी मन से मुखिया जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। ठीक है लालाराम, कल मैं पंचायत बुलाऊंगा, फैसला वहीं सबके सामने होगा। अगले दिन मुखिया ने पंचायत बुलाई और धीरे धीरे पूरा गांव वहां जमा हो गया। चारों ओर हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। मुखिया ने खामोशी तोड़ते हुए कहा,
आज यहाँ पंचायत सेठ लालाराम जी के कहने पर एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई। मुद्दा ये है कि सेठ लालाराम के आदमी भोला ने कुछ पैसे जमींदार जी के पास संभालने के लिए दिए थे। जब भोला वो पैसा वापस लेने जमींदार जी के पास पहुंचा तो जमींदार जी ने पैसा देने से इनकार कर दिया और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जमींदार जी, क्या ये सच है कि आपने भोला के साथ ऐसा व्यवहार किया? मुखिया जी, मैंने भोला को घर से बाहर जरूर निकाला था, लेकिन मजबूरी में। वो मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और मेरा पैसा हड़पना चाहता था। नहीं मुखिया जी, जमींदार जी झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बस अपना हक मांगने गया था। मुखिया जी, अगर भोले ने मुझे पैसे दिए होते तो मैं इसे कोई पर्ची, कोई कागज जरूर देता। अगर भोला कोई भी सबूत दिखा दे तो मैं आज ही उसका पूरा पैसा लौटा दूं। मुखिया ने भोले की ओर देखकर पूछा, भोला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं मुखिया जी, आज मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद भोला ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जमींदार जी के नाम और उनकी ईमानदारी की बातें सुनकर उनके पास गया था। इसी भरोसे पर मैंने अपना धन उनके हाथों में दे दिया। ये सारी बातें सुनकर मुखिया कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए और जमींदार को निर्दोष ठहराने ही वाले थे। तभी भीड़ पे से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया जी, भोला बिल्कुल सच बोल रहा है। जमींदार जी ने हमारा भी पैसा हड़प लिया है। इसके बाद दो और व्यक्ति सामने आते हैं। हाँ मुखिया जी, जमींदार जी ने हमारा भी पैसा लूटा है। ये सारी बातें सुनकर जमींदार नहीं मुखिया जी, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। मुखिया जी ने गांव वालों से पूछा, अगर जमींदार जी ने तुम सबके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था तो तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं, हम गरीब किसान किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हम जमींदार जी के खिलाफ आवाज उठा सकें। अब मुखिया जी के सामने सब कुछ साफ हो चुका था। उन्होंने गंभीर स्वर में अपना फैसला सुनाया। आपको सारे गांव वालों का पैसा सूद समेत लौटाना होगा और सभी गांव वालों के सामने माफी मांगनी होगी।